गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल सृजन पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें में लेखक के जीवन परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन किया था। अब हम आज पाठ के आगे का अध्ययन करेंगे। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें। लेखक ने यहाँ एक भाषण के द्वारा सफल प्रजातंत्र में कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं, उन बातों का चित्रण किया है। तो कल मैंने आपको 7 शर्तें बताई थीं जीवन परिचय में कि लेखक ने सफल प्रजातंत्रवाद के लिए 7 शर्तों का होना आवश्यक माना है। पहली शर्त थी प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव होने की, तो उसी का उन्होंने वर्णन किया है। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ हैं उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सकें, उनके सौभाग्य को बना सकें। लेखक कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्तारूढ़ है, शासन व्यवस्था में है, तो वो सत्ता पक्ष के लोग हैं। तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो शासन में आरूढ़ हैं, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष जनता के पास जाना चाहिए। जनता की सम्मति यानी राय लेनी चाहिए कि क्या वे उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं, उनके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण बना रहे हैं, ताकि वो सत्तारूढ़ रह सकें। साथ ही और उनकी आरक्षा कर सके। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी ना कह सुन सके। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। लेखक का मानना है कि ऐसा नहीं है कि केवल 5वें वर्ष ही चुनाव व्यवस्था हो और 5वें वर्ष ही जो है उन्हें सत्ता से हटाया जा सके यदि वो संतोषजनक काम नहीं कर रहे। लेखक का मानना है कि अगर सरकार हमारे जनता के हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, सुख समृद्धि देने में सक्षम नहीं है, तो 5 वर्ष पूर्व भी उसे सत्ता से हटाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था वो कह रहे हैं निषेधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनके प्रति नकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि 5 वर्ष पूर्व भी उसे सत्ता से हटाया जा सके। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के होने का मतलब है सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। हथौड़े के नीचे यानी नियंत्रित रहती है, दबाव में रहती है। वह तानाशाही आचरण नहीं कर सकती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं हैं
उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज़्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम होता है। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्र के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। लेखक ने पहले स्पष्ट किया कि 5वें वर्ष चुनाव हो, यदि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो 5 वर्ष पूर्व भी सत्ता पक्ष के लोगों को हटाया जा सकता है और यह जनता की स्वेच्छा पर निर्भर होता है कि वह कितने समय तक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि जनता यदि सत्तारूढ़ दल के कार्यों को नापसंद करती है तो वो कह रहे हैं विरोधी पक्ष लोकसभा भवन में उसको चैलेंज कर सकता है और चैलेंज करके सत्ता पक्ष के लोगों पर अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और सत्ता पक्ष के लोगों को हटाया जा सकता है। इसीलिए लेखक ने माना कि जितना सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण है उतना ही विरोधी पक्ष भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि विरोधी पक्ष यदि सशक्त होता है तो सरकार नियंत्रित रहती है, सरकार पर दबाव बना रहता है, वह किसी भी तरह का मनमाना आचरण नहीं कर सकती। लेखक ने माना कि हमारे देश में विभिन्न कारणों से सत्ता पक्ष के लोगों को समाचार पत्रों में भी महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। उनके विचारों को प्रथम पेज पर छापा जाता है। सरकारी विज्ञापनों का भी प्रचार प्रसार होता है। लेकिन विपक्ष के लोगों को, विरोधी लोगों को जो है अंतिम पृष्ठ पर जगह दी जाती है और उन लोगों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन लेखक का मानना है कि सबसे पहली शर्त यही है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए कि ये बातें हमारे संविधान के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी उंगली निर्देश कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए। इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते। यहाँ विरोधी पक्ष का महत्व बताने के लिए लेखक ने इंग्लैंड और कनाडा का उदाहरण देकर समझाया कि वहाँ विरोधी पक्ष के जो लोग होते हैं, उनके नेता होते हैं, उनको भी वेतन दिया जाता है, सेक्रेटरी दिया जाता है, अन्य कर्मचारी दिए जाते हैं ताकि वह सरकार की गलतियों को बता सकें, सरकार पर दबाव बना सकें और किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण कार्य
सरकार के द्वारा ना हो ऐसा प्रावधान बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ की जनता भी ये जानती है कि विरोधी पक्ष के नेता पर पैसा धन खर्च करना बेकार नहीं है। इसीलिए वो लेखक ये चाहते हैं कि भारत में भी विरोधी पक्ष इतना सशक्त हो, इतना ताकतवर हो कि वह सत्ता पक्ष के लोगों की गलतियों को बता सके, और यदि हम उन्हें विरोधी पक्ष के लोगों को भी यदि धन दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, तो वो व्यर्थ नहीं है। मैं समझता हूं कि एक तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता के लिए की पूर्व आवश्यकता है। वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं रही है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपने पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई हो। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए है। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए है कि जो उसे अच्छी लगती है, तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए है या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के लिए समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और उसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें और देखें कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया है, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं, क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करा दूंगा। लेखक ने तीसरी शर्त बताई कि कानून तथा शासन की दृष्टि से समानता होनी चाहिए, तभी शासन व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को इस विषय में बहुत सारी घटनाएं याद नहीं है, लेकिन मेरे जीवन के समक्ष 2 घटनाएं घटित हुई। उनके बारे में उन्होंने बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस लेने के लिए यदि कागजात
पूरे हैं तो किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति किसी मंत्री के पास गया तो वह उस व्यक्ति की तरफ देखता है। यदि वह सत्ता पक्ष का है, यानी उसकी पोशाक को देखकर वो पहचान जाता है कि ये टोपी इस सत्ता पक्ष के व्यक्ति की है, तो वह उसे तो लाइसेंस दे देता है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो विपक्ष से संबंध रखता है उसको लाइसेंस के लिए मना कर देता है। तो यह कानून तथा शासन की दृष्टि से कोई समानता नहीं है। इसीलिए दूसरा उन्होंने उदाहरण बताया कि सत्ता पक्ष के व्यक्ति द्वारा यदि कोई गलत कार्य हो जाता है जो आपराधिक है, गवाही भी उसके लिए बहुत सारे साक्ष्य हैं, और उस सत्ता पक्ष के व्यक्ति का जो मुखिया है वो मजिस्ट्रेट को धमकी देता है कि या तो आप इस पर जो केस चल रहा है उसे हटा दीजिए, नहीं तो आपका तबादला अन्यत्र करवा दिया जाएगा। तो इस तरह की यदि घटनाएं एक प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में होती हैं तो लेखक का मानना है कि वह प्रजातंत्र के हित में नहीं है। और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा, कि जहां मनमाना आचरण होगा, जहां सत्ता पक्ष में बैठे रहने वाले लोग ही यदि आपराधिक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा प्रदान करेंगे तो समाज में कभी भी व्यवस्थापूर्ण शासन व्यवस्था नहीं होगी और आपाधापी यानी का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, यानी असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो जाएगा। कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी गलत व्यवहार किया जा सकेगा। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। विकृत यानी गलत। जब एक पार्टी शासनारूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता था। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी। बाद में यह बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। या उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया कि जब अमेरिका में प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली शुरू हुई तो वहाँ उस समय ये पद्धति शुरू हुई कि जब जो भी दल सत्तारूढ़ होता था तो उस सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारी ही जो है वो कार्यालयों में नियुक्त किए जाते थे ताकि वो उनके अनुसार कार्य कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और जितने भी पुराने कर्मचारी, चाहे वो क्लर्क हों, चपरासी हों या बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। जब पुनः दूसरे दल के यदि सत्तारूढ़ होते थे तो वो पुराने वालों को फिर निकाल देते थे और एक नए अधिकारी वर्ग, चपरासी या क्लर्कों को जो है वो नियुक्त किया जाता था ताकि, और इस तरह की जो व्यवस्था होती थी प्रजातंत्र में, वह किसी को कहने सुनने का कोई अधिकार नहीं देती है, क्योंकि वह एक तानाशाही व्यवस्था कह सकते हैं, मनमाना आचरण करने वाली व्यवस्था होती थी। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता था। कि धीरे धीरे इस विकृत पद्धति को वहाँ की जनता ने समझा, वहाँ के जो सांसद थे, सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग थे, उन्होंने समझा और पूरी तरह से उन्होंने इस पद्धति को बदल दिया कि सत्तारूढ़ कोई भी दल हो, लेकिन जो सिविल कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी में रहने वाले जो लोग हैं,
उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अधिकारी आदि अपना कार्य निर्विघ्न करते रहेंगे और उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करके उन्होंने विकृत पद्धति को जो है वो समाप्त कर दिया।